पहले जो जन्मे थे वो थे प्रोकैरियोट, ठीक है। मतलब जो बच गए अभी उन्हीं को प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, पहले जो सबसे पुरानी प्राचीन किस्म का जो जानवर है, मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोट, ठीक है। जैसे आप मगरमच्छ कितना प्राचीन है, डायनासोर है मगरमच्छ, अभी तक जीवित है, ठीक है। और आधुनिक जो जानवर हैं, जैसे अब सबसे आधुनिक वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस, सबसे आधुनिक नया, राइट, वो यूकैरियोट है, ठीक है। प्रिंस बोलो सर सार कोड क्या होता है? क्या क्या होता है? सार कोड। सार कोड? सर सार्स कोड आपने कल बताया था ना, वो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रोस्कोप के बाद। सार्स या स्कोप के बाद हुई थी ना डिस्कवरी उसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के बाद हुई थी उसकी डिस्कवरी, सार्स कोड था शायद। एक मिनट बता दो मुझे। टेबल में था सर। एक ये सर। हाँ सारकोड, यस सर। हाँ ये एक्चुअली आपका सेमीफ्लूइड, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ओके सर। इसको उस टाइम सारकोड कहते थे। ओके सर। और सर सबसे पुराना सेल ऑर्गेनिज्म था जो प्रोकैरियोटिक सेल था, लेकिन उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पुराना आया था, मतलब सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया था? इसी किस्म का बैक्टीरिया होगा, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, राइट। हमारे पास बैक्टीरिया की फॉसिल जो है, जितनी पुरानी हमारे पास जीवन में फॉसिल्स है, उतनी पुरानी हमारे पास बैक्टीरिया की फॉसिल है, ठीक है। उसके पहले हम जा नहीं सकते, हमें पता नहीं। लेकिन बैक्टीरिया और वायरस बहुत शुरू से हैं, वायरस भी शुरू से है, बैक्टीरिया भी शुरू से है, ये दोनों की लड़ाई बचपन से चल रही है। ओके सर, ठीक है, ओके। शिरीष बोलो। शिरीष, शिरीष नहीं बोल रहा। आशना बोलो। कुमारी आकांक्षा बताइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, as we all know that there are two types of organisms. First is non-cellular and second is cellular. So the example of non-cellular organism is virus. But the cellular organism can be defined into two types. First one is prokaryote and second one is eukaryote. So how can we say that virus is a prokaryote? Viruses are not prokaryotes. Viruses are eukaryotes. Sir, so how can we say that virus is an eukaryote as it is example of non-cellular organism? It is so that very different. It's not. It's a non-cellular organism. बहुत scientific definition नहीं है. Non-cellular organism बस हम इसलिए कहते हैं कि उसमें cellular function नहीं होता. ठीक है? अलग classifications हैं. Cellular function नहीं है, इसलिए उसको हम non-cellular कहते हैं. लेकिन properly viruses are eukaryotes because they have a nucleus and they have a shell around the nucleus. Okay, sir. Thank you. Thank you. दृष्टि, आशना बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलो। हेलो बोलो। हेलो गुड इवनिंग आशना बोलो। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, वो तो आज बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ सेल किससे बनता है? प्रोटीन से। ओके। तनुष्का बोलो। सर गुड इवनिंग। सर मेरे को बैक्टीरिया और वायरस के बीच में डिफरेंस जानना था। बहुत सारे फर्क हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ऐसा दिखता है। इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, थोड़े थोड़े से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। वायरस यूकैरियोटिक है, उसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है और कुछ भी नहीं होता। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट हाइड्राशिश बोलो। हाइड्राशिश ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। बाकी डाउट्स बाद में लेंगे हम। पिछली क्लास में हम यहां तक पहुंचे थे। हमने कहा था रॉबर्ट कुक ने डिस्कवरी करी कि जब आप डेड कॉर्क को देखते हो, मतलब मरी हुई लकड़ी, ओक ट्री की वुड को देखते हो, then you saw a structure that looked like this.
a honeycomb structure. In about 100-200 years, we started being able to look inside this and found something called a little nucleus. And after 1940, we could look deeper into the cell और हमें सेल के अंदर और भी जंतु अलग अलग ऑर्गन्स दिखने लग गए. ठीक है? So we are now in 1940 और हमें दिख रहे हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं. मैंने आपसे कल कहा था कि today we will discuss. First we will start with the factory and then we will say factory के कौन से फंक्शन सेल में रेप्लिकेट होते हैं या रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है? तो अभी एक सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि हम सेल पढ़ रहे हैं. एक से आप ये सोचो कि हमें कुछ बेसिक फंक्शन करने हैं. हमें कोरोना वायरस के लिए मास्क बनाने हैं. और इस फैक्ट्री को हम डिजाइन करते हैं. ठीक है? इस फैक्ट्री को हम डिजाइन करते हैं. सबसे पहली चीज, सबसे पहला रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए बच्चों? किस कौन बताएगा सबसे पहला रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए? ध्रुव बताओ. गो अहेड ध्रुव, बोलो. सर क्लॉथ एंड स्ट्रिंग. तो एक ट्रक आता है हमारा. ठीक है? एक ट्रक आता है, ये लेके आता है क्लॉथ. ठीक है? और ये क्लॉथ कैसे लाता है? बेल्स में. ठीक है? तो बड़े बड़े स्पूल्स ऑफ क्लॉथ और स्ट्रिंग लेके आता है. राइट? दीज आर योर रॉ मटेरियल्स. ठीक है? ये आएंगे आपके फैक्ट्री के गेट पर. दैट इज अ गेट. यस सर. ठीक है? इसको मैं ब्लू में बना देता हूँ. आपके फैक्ट्री के गेट पे आएंगे. अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसको अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है? ध्रुव, कैसे डिसाइड करोगे कि इसको अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है? सर आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू से. मैं बोल रहा हूँ कि ये गेट जो आ गया, इससे कैसे डिसाइड करोगे कि ट्रक को अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है? सर आई डोंट नो. यू डोंट नो. अच्छा, ठीक है. आदित्य बताओ, हाउ विल यू डिसाइड? Sir, by checking what is inside the truck. By checking what is inside the truck. Okay. You'll do some checks. तुम देखोगे कि is this the correct raw material? Yes, sir. And is there anything dangerous in the truck? Yes, sir. Is this the right material and is there anything dangerous in the truck? ये देखोगे? Yes, sir. इसके बाद मान लो तुमने गेट खोला और तुम्हारा ट्रक अंदर आ गया. तुमने गेट खोला और तुम्हारा ट्रक अंदर आ गया. Yes, sir. अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? Sir, मास्क बनाना. अगला स्टेप सीधा मास्क बनाना है. चलो, तुम डिस्क्वालीफाई हो गया. बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अनन्या बताओ, बोलो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. अगला स्टेप क्या होगा? सर अनलोडिंग ऑल द मटेरियल. अनलोडिंग ऑफ द मटेरियल. ठीक है? तो अब तुम इस सारे मटेरियल को अनलोड करोगे. यू विल अनलोड द मटेरियल. ठीक है? तुम इसको अनलोड करोगे. करेक्ट? यस सर. और अनलोड करके कहाँ लेके जाओगे? अनलोड करके कहाँ लेके जाओगे अनन्या? सर फॉर मेकिंग मास्क नियर मशीन्स. You will take it near machines to make masks, correct? So you will take this material and then you will take, let's say हम मान लेते हैं कि कन्वेयर बेल्ट बनाइए, तुमने इसको एक बेल्ट पे डाला है. और इस बेल्ट पे ये डब्बे रखकर तुम जा रहे हो फैक्ट्री में. ठीक है? इस बेल्ट में डब्बे रख के तुम चल दिए फैक्ट्री में. तुम फैक्ट्री शॉप पे आ गए. ठीक है? अब हम अनन्या, तुमने फैक्ट्री शॉप पे मुझे पहुंचा दिया. यहाँ पे तुम्हारी असेंबली लाइन शुरू हो गई.
ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी फैक्ट्रीज हैं, मान लो कुछ कुछ मशीन्स हैं इसमें, राइट? सो यू डिड एन अनलोडिंग, यू डिड अ ट्रांसपोर्टेशन टू द फैक्ट्री, and then you now have machines. What will these machines do? Ashna, what will these machines do? तो बनाते हैं। क्या करेंगे? क्या बनाते हैं? क्या करेंगे? अब तुम्हारे पास कपड़ा है, कपड़े का क्या करेंगी मशीन्स? कपड़े को काटेंगी, राइट? ये मशीन 3-4 काम करेंगी। दे विल कट द क्लॉथ, ठीक है? दे विल, हाँ बोलो। करेक्ट, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली आफ्टर दे डन ऑल दी स्टेप्स, ये अगला स्टेप क्या करेंगे? ये जाएंगे और स्टिचिंग करेंगे, राइट? स्टिचिंग करेंगे, ये सब जाके करेंगे स्टिचिंग। सिलाई करेंगे ये। अब कौन बताएगा? आशना, थैंक यू। ईशान बोलो, अगला स्टेप क्या होगा? क्या कुछ बाहर से कलर वगैरह लगाना होगा, कुछ करना होगा? सर जब स्टिचिंग हो जाएगी तो उसे पैक करा जाएगा। करेक्ट, और इसमें एक और स्टेप मान के चलो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कलर्स, ठीक है, या चाहिए, कलर्स भी चाहिए, है ना? So you will mix, you will get some new raw material, right? New yes sir, material, right? Then you will additional touch, फिर क्या? सर एडिशनल टच दे देंगे उसे, एक एडिशनल टच दे देंगे। और उसके बाद तुमने कहा स्टिचिंग के बाद, हाँ, स्टिचिंग के बाद हम इसे क्या करेंगे? हम इसे पैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम इसे पैक करेंगे, एंड वी टेक इट टू पैकेजिंग, ठीक है? मैं यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है? तो इस पे पैकेजिंग करेंगे। yes. और एक और चीज होगी, जब इसे पैकेजिंग करेंगे तो बच्चे कुछ सामान का क्या करेंगे? सर उससे रिसाइकल होने के लिए भेज देंगे या फेंक देंगे, ठीक है? रिसाइकल रीयूज के लिए भेज देंगे, रीयूज के लिए, रीयूज, रिसाइकल, डिस्पोजल, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल जाएगा, आपका वेस्ट बन गया है और आपका पैकेज गुड्स बन गया है। यस सर, और वेस्ट बन गया है। आपका जो पैकेज गुड है ये भी ट्रांसपोर्ट होना है ना? तो यस सर, तो हम उसके लिए ट्रक मंगाएंगे और लेबर्स की हेल्प से उसे ट्रक में लोड करवाएंगे। करेक्ट। तो अभी जो तुम्हारा पैकेज गुड सामान है और वेस्ट सामान है, ठीक है, पैकेज सामान है और वेस्ट सामान है, ये भी सेम प्रोसेस से बाहर निकलना है। अब अंदर तो सब आ गया, पर तुम्हारा जो पैकेज सामान है और वेस्ट सामान है ये वापस बाहर निकलना है। करेक्ट? तो पैकेज सामान वापस जाएगा और तुम्हारा वेस्ट सामान भी अलग से वापस जाएगा। ठीक है? So now your package सामान और सामान are going back together. दोनों क्या जाएंगे? दोनों वापस तुम्हारे अलग गेट पे वापस पहुंचेंगे। सही? Yes. दोनों तुम्हारे सामान क्या करेंगे? वापस घूम घाम के पैकेज सामान और वेस्ट सामान दोनों घूम घाम के वापस यहाँ आएंगे, ये भी वापस यहाँ आएंगे। ठीक है? ये एक टेम्पो में लोड होगा वेस्ट और वापस बाहर निकलेगा गेट के थ्रू, और ये वापस ट्रक लोड होगा और गेट के बाहर वापस जाएगा। ठीक है? तो आप कोई भी लाइफ प्रोसेस है उसको एक फैक्ट्री की तरह देख सकते हैं। ठीक है? थैंक यू ईशान। कोई भी लाइफ प्रोसेस आप फैक्ट्री की तरह देख सकते हो। ठीक है? यस, थैंक यू सर। थैंक यू। सबको क्लियर है ये? यस सर। हाँ बोलो, सबको क्लियर है? यस नो फटाफट, समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। अब इसको जरा बाहर से एक बार जूम्ड इन करके जूम्ड आउट देखते हैं ये हो क्या रहा है। ठीक है? ये हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि आप, और किसी भी आप कोई भी सिस्टम देखेंगे बायोलॉजिकल या फिजिकल,
आप कोई भी सिस्टम देखेंगे बायोलॉजिकल या फिजिकल, वो यही रहा होता है हमेशा कि आपका कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स आते हैं, कोई गेट होता है उसके अंदर पानी दिया जाता है, फिर उन रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कुछ मशीन जैसी चीजें होती हैं जिनको काट पीट के नई चीजों के साथ मिलाकर कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसका हमेशा कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल होता है और कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट भी यहाँ वहां पहुंचाना होता है, वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो ये जो एक बेसिक प्रोसेस है ये सेल के अंदर भी होता है। ठीक है, ये जो एक बेसिक प्रोसेस है ये सेल के अंदर भी होता है। अब इस प्रोसेस के हर स्टेप को लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन सा सेल ऑर्गेनली ये करता है। ठीक है, सेल का कौन सा ऑर्गन ये करता है, उसके बाद हम सेल की पिक्चर देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है आपका ये गेट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप पॉइंट है आपका ये गेट। जो आपका गेट है दिस इज नथिंग बट द सेल वॉल। ठीक है, जो आपका गेट है इज नथिंग बट द सेल वॉल। हर सेल की एक वॉल होती है, उस वॉल के अंदर सामान को लाया जाता है और निकाला जाता है। तो आपका वेस्ट मटेरियल भी गेट के बाहर जाएगा, आपका रॉ मटेरियल भी गेट के अंदर आएगा। ठीक है, सबसे ऊपर तो आपका आता है गेट। ठीक है, फिर अंदर आपके पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है कि भाई गेट से सामान अनलोड करके लाया कैसे जाए और पहुंचाया कैसे जाए। इसमें आपके 2-3 तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक है वेसिकल सैक्स होते हैं, एक है वेसिकल और दूसरा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक बाद में करते हैं, मेनली आपका वेसिकल होता है जो बाहर से चीजें अंदर लाता है। ठीक है, उसके बाद आप मशीन्स पे आते हैं जो चीजों को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं। ये मशीन्स हैं आपकी, 2-3 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। एक आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाती है। ठीक है, दूसरे आपके राइबोसोम। ठीक है, जो आपके ये एक्स्ट्रा कलर्स, एक्स्ट्रा मटेरियल्स बनाते हैं। और मेन एक्स्ट्रा कलर मटेरियल चीजें बनाने का काम होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इन वर्ड्स पे भी कंफ्यूज नहीं हो, उनको बहुत धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की चीजें बनाता है। एक तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल और दूसरा आपके जो पैकेजिंग में सामान लग रहा है। आपकी पैकेजिंग में जो सामान लग रहा है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, एक तो ये रॉ मटेरियल्स बनाता है जो एक्स्ट्रा आप खुद बनाने हैं। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आपके पैकेजिंग का सामान भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जो पैकेजिंग का सामान है ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो वेस्ट मटेरियल्स बाहर फेंकने हैं इनको फेंकने का काम भी आपकी गोल्गी बॉडीज या करती हैं या आपके वेसिकल्स करते हैं। ठीक है, ये काम भी वेसिकल करता है। ठीक है, तो एक बहुत मैक्रो लेवल पे आप सोचो कि एक सेल एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री है जिसमें बाहर से सामान आता है, उसके अंदर काफी अलग अलग चीजें बनती हैं और जो कचरा बच जाता है उसको बाहर फेंकना होता है। गेट आपका हमेशा सेल वॉल होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हमेशा वेसिकल होगा। फिर आपके बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं। ये सबको क्लियर है? यस नो? यस नो क्लियर है? फॉलो कर रहे हैं? जैसे फैक्ट्री होती है वैसा सेल होता है। ओके, 100 यस चाहिए मुझे, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा। और जिनको डाउट है हाथ रेज कर लो। देव, डाउट है तो हाथ रेज कर लो बेटा। गुड, जिनको डाउट है हाथ रेज कर लो। देव, आवाज आ रही है? ओके, प्रिंस बोलो। सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका जनरेटर है। ठीक है, ओके सर। माइटोकॉन्ड्रिया इसको यहाँ से हटा दो। और सर राइबोसोम्स? राइबोसोम आपके एक्स्ट्रा मटेरियल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपके राइबोसोम एक्स्ट्रा मटेरियल बनाने में हेल्प करते हैं। ओके सर। जनरेटर जो प्लांट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके लिए जो बिजली पानी आपको चाहिए, ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए आपको, ठीक है, बिजली पानी जो आपको चाहिए, जनरेटर्स, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ओके सर। आरव बताओ। सर गोल्गी apparatus का होता है इनमें? गोल्गी apparatus थोड़ा वियर्ड है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो एकदम फैक्ट्री वाली एनर्जी में फिट नहीं होता, लेकिन उसका भी काम दो हैं। एक, गोल्गी apparatus आपके वेसिकल्स बनाने में हेल्प करता है, दूसरा सामान को यहाँ से वहां पहुंचाने में, ठीक है। और सर प्लास्टाइड्स? हाँ, प्लास्टाइड्स? प्लास्टिड्स पे भी आता हूँ। प्लास्टिड्स आपके प्लांट सेल्स में होते हैं, ठीक है। आपके प्लास्टिड्स भी मोस्टली जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है वहां पे प्लास्टिड्स भी बैठते हैं, ओके सर। ठीक है। तो आप प्लास्टिड्स को मानो कि ये सोलर सेल जैसे हैं, ओके सर। और माइटोकॉन्ड्रिया आपके जेनसेट जैसा है। समझ आया? क्यों? क्योंकि सोलर सेल अपने आप सूरज से बिजली बनाते हैं और जेनसेट को लगता है तेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया तेल खा के बनाते हैं बिजली। और तुम्हारे प्लास्टिड्स हैं जिसमें जैसे तुम्हारा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे बाहर से एनर्जी बनाते हैं खुद से। ओके सर। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। रुशिल बोलो। रुशिल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से समझ नहीं आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है रफ वाला, जो तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रॉ मटेरियल्स बनाता है। और एक स्मूथ वाला होता है जो पैकेजिंग बनाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं? बाकी नहीं तो एंडोप्लाज्म पैकेजिंग के बाद एक बार सब तुम्हारी चीजें पैकेज हो गई तो फिर गेट के बाहर निकलती हैं या अब्जॉर्ब हो जाती हैं, खा लेते हो, ठीक है। ओके सर। और कचरा जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअली समझने के लिए कि हो क्या रहा है प्लांट में, उसके लिए किया। अब थोड़े इंटरैक्टिव मॉडल्स देखते हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, ठीक है। इंटरैक्टिव मॉडल थोड़े देखते हैं प्लांट सेल के, एनिमल सेल के। आप सब साथ साथ में नोट्स बनाओ एंड वी विल देन टेक अ क्विज, ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार यस पे क्लिक कर दो अगर स्क्रीन दिख रहा है तो। अभी हाथ मत रेज करो बच्चों, रुको। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लूं मैं इसे। इंटरैक्टिव मॉडल है तो आपको आसानी से खेलने को मिलेगा। इसकी लिंक मैं आपको आज भेज दूंगा, ठीक है। आपको खेलना होगा इसके साथ, ओके। कौन मेरे साथ इसके थ्रू वॉक थ्रू करेगा? क्लियर कर रहा हूं, कोई हाथ मत रेज करो। आई विल पिक समवन एट रैंडम। अवनी, 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 and who else? Let me try someone else randomly. Avni, Avni, Yes sir. आ रही आवाज? Yes sir. ठीक है, तो मेरे साथ तुम वॉक थ्रू करो। दिख रहा है मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. ओके, ये है हमारा एनिमल सेल, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये तुम्हारा एनिमल सेल है। अब एक चीज तुमको क्या नोटिस करनी है अपनी, कि ये चारों तरफ से खुला हुआ है, मतलब चारों तरफ इसके समान है। बाहर से अंदर आना है तो सबसे पहले किस पे पहुंचेंगे अपन? सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। बाहर से अंदर आना है तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे तो उसके अंदर हम आएंगे। इसको मैं आपको ठीक से समझाऊंगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे आएंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये चीजें क्या दिख रही है? ये जो लाइंस दिख रही हैं ये क्या हैं? ये कुछ आपके फिलामेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके कुछ फिलामेंट्स हैं। फिर एकदम ये बाहर जो चीजें दिख रही हैं लाल लाल, ये क्या है पता है? Yes sir. क्या है? Nucleus. नहीं, Nucleus. जो लाल लाल चीजें दिख रही हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये आपके जनरेटर हैं, ठीक है। Okay sir. ये आपके जनरेटर हैं।
फिर हम आते हैं लाइसोसोम पे, बाद में आएंगे, जो मेन उन पे करते हैं। पहले आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर ये जो बड़े बड़े पैकेट दिख रहे हैं, जो आपके क्रिएट हैं, जो एक जगह से दूसरे के सामान पहुंचा रहे हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इनको हम कहते हैं वैक्यूल। ठीक है? यस सर। फिर आपको यहाँ से दिख रही है एक लाइन जो कनेक्ट कर रही है आपके न्यूक्लियस, सबको दिख रहा है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस, ये मेन आपका दिमाग है, मान लो ये मेन फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के एक्सटेंशंस हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले और फिर स्मूथ वाले। ठीक है? और गोल्जी एपैरेटस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर की तरफ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है? अब हम जाते हैं प्लांट सेल पर, और इसको हम धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे। प्लांट सेल काफी अलग दिख रहा है तुम्हें? यस सर। सबसे ज्यादा अलग क्या दिख रहा है इसमें और एनिमल सेल में? सबसे ज्यादा फर्क क्या दिख रहा है तुम्हें? सर सेल वॉल नहीं है इसमें। इसमें सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में नहीं थी। करेक्ट। तुम्हारे एनिमल सेल में काफी पतली सी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, मतलब पतली, मतलब ये मान लो कि टिश्यू पेपर जैसी या गुब्बारे जैसी मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की। प्लांट सेल की देखो एकदम स्ट्रक्चर्ड और स्टफ टाइप की मेम्ब्रेन है। ठीक है? अब इसमें बाहर तुमको दिखेंगे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, जो पूछ रहे थे प्लास्टिड। ठीक है? ये बना रहे हैं तुम्हारी सेल की एनर्जी। अब ये बीच में इतना बड़ा क्या है? लार्ज वैक्यूल। बहुत बड़ा वैक्यूल है। एनिमल सेल में वो वैक्यूल छोटे हैं, प्लांट सेल में तुम्हें बहुत बड़ा वैक्यूल एक दिखता है। ठीक है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कौन बताएगा ऐसा क्यों? इतना बड़ा वैक्यूल क्यों दिख रहा है? निहारिका बोलो, इतना बड़ा वैक्यूल क्यों है प्लांट में? सर क्योंकि उसमें गैस होता है। इसमें गैस होता है? प्लांट को Yes, क्या sir. चाहिए होता है निहारिका? किसी प्लांट सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? निहारिका, किसी प्लांट सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सर रॉ मटेरियल्स। क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या हैं? क्या है? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या हैं? रुशिल बताओ, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर करेक्ट, एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। करेक्ट। क्योंकि एनिमल सेल्स नॉर्मली छोटी छोटी चीजें खाते हैं, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के हार्ड सॉलिड चीजें, इनको छोटे वैक्यूल चाहिए होते हैं। प्लांट सेल्स लिक्विड खाते हैं, गैस खाते हैं, तो उनको ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए इनके वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, क्षमा बताओ। क्षमा, यस सर। अब मुझे ये बताओ, एक और तुमको बहुत ऑब्वियस डिफरेंस दिख रहा होगा। तुम्हारा एक तो ये सेल है बड़ा सा वैक्यूल, हम अलग अलग चीजें देखें, गोल्गी एपैरेटस दिख रहा है तुमको सेक्रेटरी वेसिकल्स दिख रहे हैं तुमको, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है तुमको। क्या दिख रहा है प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में था? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल है, एनिमल सेल में वैक्यूल। ठीक है? और क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे जो प्लांट सेल में नहीं? नीचे लिस्ट बनी है, पहले इसको देखो, उसके बाद प्लांट सेल की लिस्ट में देखो। सेंट्रोसोम दिख रहा है वहां पे? सर एक में प्लांट सेल पे चाहिए। नहीं दिख रहा है सेंट्रोसोम। यस सर। कुछ कुछ तुम्हारे स्पेशलाइज्ड वेसल्स हैं, लाइसोसोम यहाँ पे भी है, गोल्गी एपैरेटस यहाँ पे भी है। यस सर। क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है। एनिमल सेल में तुमको कुछ चीजें चाहिए दिखेंगी जो वहाँ नहीं है। ठीक है? सेंट्रोसोम, ठीक है, इसमें बाद में आएंगे। साइटोसॉल नहीं है, ठीक है, और यस सर तुम्हारे पास साइटोस्केलेटन जो यहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे भी है, साइटोस्केलेटन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन साइटोस्केलेटन प्लांट का बहुत स्ट्रॉन्ग है और एनिमल्स का काफी वीक है। मेन डिफरेंसेस प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या है? एक वैक्यूल का साइज, दूसरा तुम्हारी सेल वॉल। कभी कोई पूछेगा
सेल वॉल रिजिड, सेल वॉल सॉफ्ट, वैक्यूल छोटा, वैक्यूल बड़ा। वरना लगभग ये सेल्स एक जैसे हैं और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सबको ये सबने फॉलो किया ये? यस सर। ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी फॉलोड? यस नो? प्लांट सेल क्या फर्क है? एवरीवन फॉलोड? यस और नो? जल्दी जल्दी। ठीक है, एवरीबॉडी फॉलोड प्लांट सेल एनिमल सेल। एक बार समराइज कर लेते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या क्या फर्क है। प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या क्या फर्क है, यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक तो प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये आपके प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है। और दूसरे जो वेसिकल्स हैं या वैक्यूल्स हैं, ये प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। तो इसको अगर हम समराइज करें, मेन डिफरेंस आपको दो टाइप के सेल दिखेंगे, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में द मेन डिफरेंसेस एक कि आपके पास एक बहुत ही रिजिड मतलब सख्त सेल वॉल होती है, which is not present in animal cells. दूसरी चीज, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, which is not present in animal cells. ठीक है, ये दो आपके दो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। और तीसरा डिफरेंस है इसमें लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल आपका इक्विवेलेंट है ऑफ अ गोडाउन। हिस्ट्री डायग्राम में जाके अगर मैं एक गोदाम बनाऊं जहां चीजें स्टोर होती हैं, गोडाउन, this is the equivalent of this is your vacuole. ठीक है, तो plants have large godowns. Why? Because they are storing gases. And animal cells have a small godown, which is a small vacuole, because they are typically storing eating solids. ठीक है, this is the difference between a plant cell and an animal cell. ठीक है, this is a very nice diagram. I will send it to you in the notes as well. इसमें जरा बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं प्लांट सेल में। हम अगर बाहर से आए तो यू आर सीइंग देयर इज अ सेल वॉल। और ये पिक्चर ना प्लीज आप लोग अगर अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो तो सेव कर लेना, बिकॉज इसको बार बार देख के ही आपको याद होगा। ठीक है, इसको बार बार देख के आपको याद होगा। वेरी नाइस थिंग मेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक, व्हिच आई हैव शेयर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अब इसमें जूम करके धीरे धीरे घुसते हैं अंदर सेल के। ठीक है, सबसे बाहर है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल का मेन यूज होता है और कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर देना, क्योंकि आपके प्लांट के सेल्स काफी हार्ड होते हैं, तो उनको स्ट्रक्चर और शेप देना आपके सेल वॉल का कॉज है। सेल वॉल के जस्ट अंदर अगर आप आओ तो आपको ये हल्की सी मेम्ब्रेन दिख रही है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया था कि द सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ लिपिड और फैट। फैट मतलब फैट, ठीक है, दैट एनक्लोज द सेल। इसलिए मैं कहता हूं किसी जब आप हाथ धोते हो ज्यादातर सेल्स क्यों मर जाते हैं, बिकॉज जो आपका सोप है वो फैट को डिसॉल्व करता है, राइट, वो फैट को डिसॉल्व करता है, इसलिए आपके ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सोप में डिसॉल्व हो जाते हैं। देयर आर टू लेयर्स ऑफ लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स which enclose the cell and regulate which molecules go inside or outside. So this is the same as, हमने क्या कहा था यहाँ पे, this is the same as our gate, right? This is your gate. The cell membrane is the gate. ठीक है? The cell membrane is your gate. Now, once the food has come inside the cell, it needs to be transported to the places where it will get eaten, right? In the case of a cell, a plant cell, the most important thing to remember is कि food का मतलब क्या है। यहाँ पे food का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और water, right? There are plant and water. Yes, Krishna, you can take a screenshot, but I will also send you all these pictures, ठीक है, right after the class. In fact, मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, मैं चैट में ये दोनों इमेजेस अटैच कर रहा हूँ, आप इनको अपने फोन पे सेव कर लो, ठीक है। मैं चैट में दोनों इमेजेस अटैच कर रहा हूँ ताकि आप आराम से अपने फोन पे इनको हाई रेजोल्यूशन में सेव कर लो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो एनिमल सेल प्लांट सेल में ना आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू व्हाट दीज थिंग्स आर, ठीक है। तो मैंने एक प्लांट सेल करके इमेज भेजी है चैट में
और मैं एक आपको एनिमल सेल की इमेज भेज रहा हूँ, ठीक है। दोनों इमेजेस आप प्लीज सेव कर लो अपने फोन पे। सबको मिल गई इमेज प्लांट सेल की, एनिमल सेल की? यस और नो? देखो चैट में, देखो पहले चैट में देखो, प्लांट सेल एनिमल सेल दिख रहा है सबको? चैट में देखो, नहीं आया? ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। छोड़ दो, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है। प्लांट सेल एनिमल सेल के इमेजेस मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, ठीक है। वंस यू कम इनसाइड, प्लांट सेल के अंदर क्या घुस रहा है बच्चों? प्लांट सेल के अंदर क्या घुस रहा है? प्लांट सेल के अंदर आपका, अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं इसका, ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। थोड़ा रिजिड किस्म का सेल है। इसमें जो आउटर लेयर है इसको हम कहेंगे सेल वॉल, और इस सेल वॉल को मैं काफी मोटा बना देता हूँ, ठीक है। ये सेल वॉल आपकी काफी सख्त है और हार्ड है, काफी हार्ड वॉल है, ये सेल वॉल है। इस सेल वॉल के अंदर एक सॉफ्ट फिल्म है जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज योर हार्ड सेल वॉल। उसके अंदर देयर इज अ सॉफ्ट सेल मेम्ब्रेन। ये सॉफ्ट सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है बच्चों? ये सॉफ्ट सेल मेम्ब्रेन बनी है फैट से, ठीक है, फैट से। तो मान लो तेल की या फैट की मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपका घुसता क्या है सेल में? हमने पहले भी बात करी है, सेल के अंदर क्या घुसना होता है। सेल के अंदर एक तो घुसना होता है आपका H2O, दूसरा आपका घुसना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और टिपिकली बाहर क्या आता है? बाहर आता है आपके सेल से आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो मोस्टली गैसेस अंदर आ रही हैं, लिक्विड्स अंदर आ रहे हैं और गैसेस बाहर आ रही हैं, राइट। सो सेल के अंदर गैसेस आर इन एंड गैसेस आर आउट, एंड नॉर्मली लिक्विड्स आर इन। जितने भी आपके प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं, वेदर दैट इज योर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सब कुछ पानी में घुल के अंदर आता है। और क्योंकि सेल के अंदर आपकी स्टोरेज लिक्विड और गैस के रूप में हो रही है, इसलिए इसके अंदर एक स्टोरेज कंटेनर होता है, एक बहुत बड़ा स्टोरेज कंटेनर होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। एक बहुत बड़ा स्टोरेज कंटेनर है। दिस इज नथिंग बट अ स्टोरेज कंटेनर। तो यहां पे मैं स्टोरेज लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इस वैक्यूल के इर्द गिर्द आपको घूमते मिलेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस एनर्जी। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इनिशियली, और उसके बाद मोस्टली एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये आपके सेल का बेसिक फंक्शनिंग है। अब इन सब फंक्शंस को कंडक्ट, तो ये आपका इनपुट आउटपुट इतना ही है किसी प्लांट सेल में। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बाहर से पानी आता है, निकलता है ऑक्सीजन, और क्लोरोप्लास्ट आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एनर्जी जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं, जब आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो एक और ऑर्गन है आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपके क्लोरोप्लास्ट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किस चीज से? फोटोसिंथेसिस से। और आउटपुट क्या देते हैं? एटीपी एंड शुगर। एक तो एनर्जी देते हैं और शुगर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अंदर लेता है शुगर और प्रोड्यूस करता है एटीपी यानी एनर्जी। तो आपके एनर्जी पावर दो तरह से बन रही है। जैसे ये जिसको मैंने कहा था जेनसेट, जो चीनी लेके जला रहा है, और एक और है आपका ये सोलर पैनल जो आपकी सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्लियर है सबको? यस नो? क्लियर है यस या नो? इस पे डाउट लेते हैं, पूछो। हेत बोलो, बोलो बेटा हेत।
बोलो हेत, हेत बोलो। सर वो सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा, वो आप डायग्राम से समझा रहे थे तब। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बाद आपके जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक वैक्यूल में जाके भर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके आगे मैं समझाऊंगा। और इन ये जो चीजें आपने भरी हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दूं। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं फिर से समझाऊं ये? एक बार यस पे क्लिक करो। कितने बच्चे चाहते हैं एक बार फिर से समझाऊं? यस पे क्लिक करो। ठीक है, बहुत बच्चे चाहते हैं एक बार फिर से सेम डायग्राम मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे फिर से बनाता हूँ। ठीक है, आपको पहले एक बहुत मेन बेसिक लेवल पे पहले ये समझो कि आपका जो प्लांट का सेल है ये कर क्या रहा है। आपका प्लांट का सेल अंदर ले रहा है पानी, अंदर ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर फेंक रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, और कंज्यूम क्या कर रहा है? कंज्यूम क्या कर रहा है? कंज्यूम्स एनर्जी। आपका सेल पानी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर ले रहा है और कंज्यूम्स एनर्जी। ये सबको क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर है? यस या नो? जल्दी जल्दी यस, तुम जल्दी जल्दी करोगे यस। इतना सबको समझ आया? तो समझ आया? ओके, जल्दी करो यार, 100-150 बच्चे हो, देखो 100 यस चाहिए कम से कम। फटाफट फटाफट। आदर्श क्या दिक्कत हो रही है? आदर्श क्या दिक्कत हो रही है बताओ? सॉरी आदर्श नहीं, आयुष। ठीक है, क्लियर है सबको? गुड, ऑलराइट। ठीक है, ये बेसिक चीज पहले क्लियर कर लो कि सेल में पानी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है और सेल को चाहिए एनर्जी। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले इन्वॉल्व है आपकी सेल वॉल। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से बनाता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले इन्वॉल्व है आपकी सेल वॉल, जो एक मोटी सी वॉल है जो सेल को घेरती है। ठीक है, सेल वॉल का कुछ काम नहीं है डाइजेशन में सिवाय कचरे को बाहर रखने का और सेल को स्ट्रक्चर देने का, मतलब सेल को हार्ड बनाने का काम सेल वॉल कर रही है आपकी। ठीक है, इसका कोई खास काम नहीं है, एक सेल वॉल है। इस सेल वॉल के अंदर आपकी एक पतली सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जो आप सब समझ चुके हो। मेम्ब्रेन का कुछ काम नहीं है और मेम्ब्रेन इज लाइक अ गेट, अंदर बाहर। अब एनर्जी प्रोडक्शन में आपका क्या क्या लगता है? एनर्जी प्रोडक्शन पहले तो आपका जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है इसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, तो एक स्टोरेज कंटेनर है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी स्टोर हो रहा है, जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल क्लियर है सबको? यस नो? जल्दी जल्दी। वैक्यूल क्लियर हो गया? वैक्यूल इज नथिंग बट अ स्टोरेज कंटेनर जिसमें आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो रहा है। ठीक है, फिर आपने जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया, इससे एनर्जी बनानी है। एनर्जी के लिए आप सबको याद होगा कि एनर्जी बनाने के लिए चाहिए आपको, एक तरीका तो है क्लोरोफिल, एक तरीका तो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्लस सनलाइट चाहिए आपको। ये काम करते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ये आपको याद होगा पिछली क्लासेस से। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और वो रिएक्शन क्या है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द एक्शन ऑफ क्लोरोफिल and sunlight is producing C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज बना रहे हैं, शुगर। तो आपके क्लोरोप्लास्ट बनवाते हैं शुगर, ठीक है, चीनी। इस चीनी को क्या खाता है? इस चीनी को क्या खाता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक और आपके पास जनरेटर है और थोड़ी एनर्जी बनाते हैं। एक और आपके पास जनरेटर है लाल रंग का, जिसका नाम है जनरेटर,
जिसको हम कहते हैं ताकत माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सिंपली आपकी इस शुगर को लेता है और इसको कन्वर्ट करता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी। तो आपके पास एक बार एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द केस ऑफ सनलाइट, जिसमें पानी और वाटर को मिला के बनता है शुगर और एनर्जी। एक बार कंज्यूम होती है जब सनलाइट नहीं है, यहां चीनी को तोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। तो ये आपका सोलर पैनल और ये भाई आपके जनरेटर। सोलर पैनल कुछ चीनी बनाता है जो जनरेटर खपा के और एनर्जी बनाता है। अब क्लियर हो गया सबको? यस नो? क्लियर हो गया सबको? जल्दी जल्दी यस या नो? गुड, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। फिर हम थोड़े से ऑल एपैरेटस पे आते हैं। अब ये आपके बेसिक एपैरेटस हैं, ठीक है, खाने पीने वाले एपैरेटस। स्टोरेज के लिए वैक्यूम, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेकंड के लिए एनिमल सेल को देख लेते हैं। अब हम एक बार एनिमल सेल में ये सेम चीज देख लेते हैं। एनिमल सेल बहुत ही सिंपल है। एनिमल सेल में कुछ भी नहीं होता। एनिमल सेल में आती है शुगर, ठीक है, कुछ और भी चीजें आती हैं, लेकिन मान के चलो कि एनिमल सेल में आती है शुगर और उसको तोड़ के बनाया जाता है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। शुगर प्लस एक्चुअली ऑक्सीजन लगता है। एक रिएक्शन होता है शुगर से एथेनॉल और एक रिएक्शन होता है शुगर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। ये कंबशन रिएक्शन है। आपका मेटाबॉलिज्म के दो टाइप के रिएक्शन है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। लेकिन दोनों केसेस में इनपुट क्या है? आपका शुगर। और बनता क्या है? कोई ना कोई गैस, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों केसेस में बनती है, राइट। और आपका एथेनॉल बनता है या पानी बनता है बेस्ड ऑन हवा है या नहीं। ये जो रिएक्शन है एनिमल सेल में, इसमें क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये रिएक्शन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रिएक्शन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक फर्क ये दैट एनिमल सेल्स हैव ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, नो क्लोरोप्लास्ट। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क इसमें यह है कि आपके एनिमल सेल में इनपुट क्या है? प्लांट सेल में इनपुट था हवा, पानी। एनिमल सेल में इनपुट एक ही है लगभग खाने के लिए, शुगर। एनिमल सेल में सिर्फ शुगर आ रही है और निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ठीक है। तो इसका फूड क्या है? ये सॉलिड फूड है जो अंदर आ रहा है, और आपके प्लांट में आ रहा है लिक्विड फूड और गैसियस फूड। इतना क्लियर हो गया? प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या अंतर है? क्लियर हो गया? खाने पीने के मामले में प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या अंतर है? क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होपफुली आप सबको क्लियर हो गया। गुड, यस नो बताओ। अब 23 लोगों ने यस किया है, बस बाकी समझ आया नहीं आया है? जब नहीं आया तो ना बोलो, फिर धीरे धीरे समझाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जानते हैं, हाँ, नहीं आया तो समझाएंगे, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसको एक बार समराइज करते हैं बच्चों। रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, जो खाने पीने की चीजें हैं, आपके कुछ कुछ ऑर्गेनेली हमने अभी सीखे। एक है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो दोनों प्लांट प्लस एनिमल में होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम है टू एक्ट लाइक अ गेट, मतलब टू लेट थिंग्स इन एंड किक आउट। इतना याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है सेल वॉल।
जिसका काम है स्ट्रक्चर देना, किसी चीज को सख्त बनाना। सेल वॉल हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगला हमने क्या सीखा यहाँ पे, आपका एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोनों प्लांट प्लस एनिमल्स में होता है। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट में होते हैं उनको मैं पी लिख रहा हूं। प्लांट प्लस एनिमल में दोनों में होता है, प्लांट प्लस एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, जनरेटर। ये क्या करता है, ये शुगर लेता है और इससे एनर्जी बनाता है। ठीक है, ये आपने चौथा, तो हमने 4 ऑर्गेनेल सीखे हैं यहाँ पे, एक सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। ये है आपका सोलर पैनल। ये क्या करता है, ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इससे बनाता है एनर्जी प्लस शुगर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी और शुगर। और पांचवी चीज जो हमने पढ़ी वो है आपका वैक्यूओल, जो कुछ नहीं है बट गोडाउन है, गोदाम। ये प्लांट प्लस एनिमल में दोनों होता है। प्लांट में होता है बिग और एनिमल में होता है स्मॉल। ये हो गई हमने जो पढ़ा उसकी समरी। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों, ये सब करने के लिए काम और जीवित रहने के लिए सिर्फ ये चीजें नहीं चाहिए होती है ना। हमें सामान को उठा के अंदर लाना है, बाहर लाना है, तो मेटाबॉलिज्म तो हमने कवर कर लिया। लेकिन आपके 2 और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं। एक है ट्रांसपोर्ट, मतलब खाने को अंदर बाहर, प्रोटीन्स को जो आपको चाहिए अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, प्रोटीन्स को अंदर बाहर। ठीक है, और वेस्ट को अंदर बाहर। ठीक है, फूड, प्रोटीन्स और वेस्ट को अंदर बाहर करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर होता है बहुत छोटी चीजों से। इसमें आपके काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक और है आपका रिप्रोडक्शन। इसमें आपके बहुत सारे अलग अलग सेल के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और एक और होता है डिफेंस फ्रॉम डिजीज। इसमें आपके बहुत सारे सेल के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं कि हम कौन हैं, हम बच्चे कैसे बनाएं, हम चीजों को यहां से वहां कैसे करें, और डिफेंस अगेंस्ट डिजीज में, इन तीनों चीजों में आपके अलग अलग और ऑर्गन्स काम आते हैं। अब 8 और 7 ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, और मैं आपके डाउट्स लेता हूं। आज बस फोकस करते हैं मेटाबॉलिज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं। एक बार मैं आपको लास्ट टाइम दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं डाउट्स ले लूंगा। ये हमारा हो गया प्लांट सेल, चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। हमारे काम की चीजें सोचो, अभी बाकी सब चीजें भूल जाओ। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ लिया, वैक्यूओल हमने पढ़ लिया। ठीक है, इतना ही याद रखना है अभी के लिए, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। फिर आता है हमारा एनिमल सेल, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसमें सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे। ठीक है, ये ब्लू वाले जनरेटर। इसमें वैक्यूओल हैं। ठीक है, इसमें खाना स्टोर होता है। ये बहुत छोटे हैं बिकॉज खाना आपका चीनी के रूप में आता है, फट से टूट के उसमें स्टोर होता है और बहुत जल्दी पचता है। प्लांट्स में खाना धीरे पचता है। ठीक है, ये जो बाकी सारी चीजें हैं, राइट, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें यूज होती हैं बाकी जो 2 मैंने फंक्शन बताए उनमें, विच इज ट्रांसपोर्ट और रिप्रोडक्शन और डिफेंस। इन 3 चीजों में ये काम आते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्लांट सेल को अगर आप देखेंगे, इसके अंदर जो आपको दिख रहे हैं, विच इज अगेन दी गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम, आपका न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं अगेन इन ट्रांसपोर्ट, in defense against disease and in reproduction. क्लियर हो गया बच्चों? यस नो? फिर मैं डाउट्स लूंगा।
समझ आया ये सब? हम सेल को दो, अगर सारे एक साथ पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है? आपको समझना ऐसे है, कुछ चीजें हैं जो खाने पीने की चीजें हैं, which is only the mitochondria generator, your chloroplast which is your solar power generator, your आपका mitochondria generator है, chloroplast जो solar generator है, आपका vacuole जो storage bin है, और आपके chloroplast माइटोकॉन्ड्रिया और आपकी सेल मेम्ब्रेन जो चीजों को अंदर बाहर आने देती है। बाकी सारे ऑर्गेनेलीज ट्रांसपोर्ट, डिफेंस या रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। अगर इतना आज समझ आ गया तो बाकी ऑर्गेनेली हम कल करेंगे, ठीक है? अब डाउट के लिए हाथ रेस कर लो सर। Akshar, I am here with the good signal strength. हाँ, Now I am here with the good signal strength. ओके गुड, ठीक है। फुजैल सर अब डाउट्स लेंगे। फुजैल सर, अनन्या का मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। Okay. गो अहेड अनन्या। Good evening, sir. Good evening, madam. Sir, what is ethanol? What? एथेनॉल। Ethanol. इथेनॉल बेटा एक एसिड फैमिली होती है ना, अल्कोहल फैमिली, सॉरी, जो अल्कोहल फैमिली होती है उसका सेकंड मेंबर होता है। तो एथेनॉल, अनन्या, मैंने समझाया था कि जब आपका एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है कि आपकी शुगर को जब बिना ऑक्सीजन के तोड़ा जाता है तो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। Okay, sir. मतलब आपकी शराब में भी एथेनॉल ही होती है। हाँ, मेजर कंपोनेंट होता है बेटा। Okay, thank you, sir. वेलकम। इसका ये मतलब नहीं है कि सेल पूरे टाइम ड्रंक होके घूमता है। खुशी भी है, खुशी। हाँ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। फुजैल सर आप लिख रहे ओके, यस खुशी। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। So what is ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटा मैं लिख देता हूँ, आपको आप नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के लिए ये पूछा जाएगा ही जाएगा। तुम्हारे टीचर म्यूट कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ, that is ATP, that is adenosine ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? इसे कहते हैं हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होगा इसी एटीपी का इस्तेमाल करके होगा या इसके इक्विवेलेंट एनर्जी का, ठीक है बेटा? खुशी समझ में आ गया? उसको म्यूट कर दिया मैंने। हाँ, बोलो खुशी। So what is use of ATP? बेटा देखा है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल के अंदर किसी को जाना होगा, बाहर आना होगा, और जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वहां ये एटीपी काम आएगा। मतलब जब भी आपका जो फूड है ना, दैट इज सर ने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो टूटेगा तो वो भी क्यों भैया, फूड से आप क्या करते हो, एनर्जी लेते हो ना, आपकी बॉडी में हो या सेल के पास पहुंचे, सेल के पास एटीपी पहुंचेगा। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम बेटा। यस आदित्य। हेलो। यस आदित्य। सर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एटीपी जब रिलीज हो जाता है उसके बाद होता है? बेटा ट्रांसपोर्टेशन सर ने अभी कल पढ़ाएंगे सर आपको। ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रकार के होते हैं जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट एक ही को होता है बस। मतलब ऐसे भी ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें बिना एटीपी के काम हो जाता है हर लेकिन बेटा जैसे जो क्विक मूवमेंट्स है ना, जैसे सोडियम पोटेशियम का जो वो है, सोडियम पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जरूरत है एटीपी की। वो क्विक होगा क्योंकि बहुत तेज होना है। और अगर सोडियम पोटेशियम का नहीं है, नॉर्मल है, मतलब फूड वूड का है, ऑस्मोसिस है, तो वो जनरली ऐसे भी हो जाता है, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। और सर जो क्लोरोप्लास्ट से एनर्जी बनती है वो H2O, CO2 और सनलाइट, ये तीनों के मिक्सचर से बनती है ना? हाँ बेटा, उससे नहीं, ग्लूकोज का भी यूटिलाइजेशन होता है उसमें। सर H2O, CO2 और सनलाइट से ना बनती है। हाँ, वो रॉ मटेरियल्स हैं, उससे जो है प्लांट फूड बनाता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यस सर। ये रॉ मटेरियल है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है। सनलाइट एक्टिवेटर है बेसिकली। जैसे कि आप घर में जब खाना बनाते हो तो चूल्हे पकाते हो ना, मतलब गैस पे, तो जो आग है नीचे वो तो सनलाइट का काम वो कर रही है। मतलब वहाँ सनलाइट जो है, सनलाइट ने आपके इंडक्शन को या उसको रिप्लेस कर रखा है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। यस सचिन। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, I want to know that sir, a cell has a mitochondria. Then, how much ATP is produced by mitochondria?
बेटा इट डिपेंड्स। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ बस, जो आपके लिए शायद कुछ इंपॉर्टेंट भी होगी, कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 38 एटीपी मिलते हैं, बस आपको ये याद रखना है। तो जितना ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचेगा उतने एटीपी प्रोडक्शन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल ग्लूकोज लेता रहेगा, सेल केवल उतना ही ग्लूकोज लेगा जितनी जरूरत है, जितना जैसे अपनी बॉडी काम करेगी। जो आदमी लिथार्जिक है, ज्यादा चल फिर नहीं रहा है, एक ही जगह बैठा हुआ है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। जो दौड़ रहा है, स्प्रिंटर लाइक उसैन बोल्ट है ना, यस सर, फास्टेस्ट मैन है ना वो उसैन बोल्ट, तो उसको एटीपी बहुत सही होगा भाई, वो तो बहुत दौड़ रहा है। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑफ द बॉडी। भाई जितनी आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, जितना बाइक चलाएंगे, उतना ही पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जितना ह्यूमन बॉडी वर्क करेगी उतना एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नेक्स्ट वी हैव निकेश पाटिल। यस निकेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस सेल के अंदर चले जाता है, सेल वॉल से निकल के, तो फिर उसे कोई चीज होती है जो उसे मारती है? दोबारा पूछो बेटा। सर अगर सेल के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया चले जाता है अगर, तो उसे मारने के लिए कोई चीज होता है अंदर? 100%। एक अभी सर आगे पढ़ाएंगे, एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। यही आपकी बॉडी उस सेल का डिफेंस का काम करता है। ऐसे ऐसे ओके पदार्थ छोड़ता है कि ये किल कर देता है उनको। ओके सर। हाँ, एंटीजन। जो भी आपकी आंख में कीड़ा गिरता है, कभी बाइक चलाते में, साइकिल चलाते में आंख में कीड़ा गिर जाता है, तो आपने देखा होगा वो कीड़ा या वो इंसेक्ट ना मर जाता है। यस सर। इसीलिए मर जाता है कि तुरंत जैसे ही वो फौरन वो घुसता है, तो लाइसोसोम उसके ऊपर ऐसे ऐसे पदार्थ छोड़ देता है कि वो मर जाता है। ओके सर। नेक्स्ट वी हैव कनिका वर्मा। यस कनिका। So my question is that the transportation of waste, food and proteins and reproduction and all other performance are by what? बेटा आपका सिग्नल चला गया, दोबारा पूछो एक बार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेस्ट का ट्रांसपोर्ट होता है और फूड और प्रोटीन्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, वो कौन से सेल के से पार्ट से होता है? बेटा मल्टीपल पार्ट्स आर इन्वॉल्व। जैसे कि वैक्यूल एक स्टोरेज, जैसे वो ना गोडाउन ऑफ द सेल, तो वैक्यूल है, वहाँ चीजें स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। फिर अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब उसको फ्लश करने के लिए WBC का काम है, वो आते हैं, फेगोसोम्स आते हैं, उसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अलग इस्तेमाल होते हैं अलग चीजें, और अलग अलग पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग चैनल के थ्रू हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ और ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, गोल्गी कुछ और ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। स्टोरेज सैक जो होता है, गोडाउन अगर आप पूछो तो गोडाउन वैक्यूल है, जो प्लांट सेल में एक होगा और बहुत बड़ा होगा, एनिमल सेल में छोटा सा होगा लेकिन कई सारे होंगे, 4 5 3 4 होंगे। ओके सर। नेक्स्ट वी हैव रोहित कुमार। यस रोहित। Good evening, sir. Good evening, बेटा। So, which organism prepares protein in the cell? Which organism produce Protein. protein? Ribosomes। अभी आप आगे Ribosomes. राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, इसमें बनता है। और ये राइबोसोम्स ऐसे हैं जो यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। और सर ये प्रोटीन को ट्रांसफर भी करने का काम करते हैं? ट्रांसलेशन में नहीं बेटा, ट्रांसलेशन में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा, वो ओके तो सर, थैंक यू। वो तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो यहाँ पर नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर रोहित पलक वशिष्ठ। यस Good पलक। evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Explain what is endoplasmic reticulum. अभी सर ने पढ़ाया नहीं है बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसान भाषा में समझ लो, ट्रांसपोर्टिंग चैनल है, ठीक है। उसका डिटेल स्ट्रक्चर आप अपकमिंग लेक्चर में पढ़ोगे, तो अभी वो डाउट में अगर पढ़ा दूंगा तो वो टॉपिक खराब हो जाएगा, ठीक है। Okay. अभी इतना ध्यान रखो, ट्रांसपोर्टिंग चैनल है। Okay. शमा अग्रवाल। यस शमा। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। सर मुझे ये पूछना था, अगर क्लोरोप्लास्ट सनलाइट, एयर, वाटर से एनर्जी लेके आए और फिर शुगर में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नाइट में काम करता होगा क्योंकि सनलाइट नहीं होती रात में, तो वो क्लोरोप्लास्ट से शुगर लेके रात में एनर्जी प्रोड्यूस करता होगा। बेटा वो 24 आवर्स एनर्जी प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। बस क्या है कि जब आप दिन में काम कर रहे होते हो तो उसका काम तेज होता है, और रात में जब आप सो जाते हो तो
तो सेल थोड़े से रिलीविंग स्टेट में आते हैं तो स्लो हो जाता है, बट वो काम 24 घंटे करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोडक्शन। हाँ बेटा। तो मुझे एक और डाउट था कि रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, मतलब वो रात में तो ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, तो नहीं फिर हमें नहीं बेटा, एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होता है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो जो दिन में जो पार्ट होता है उसमें जनरली क्या होता है, एटीपी बन जाता है, सारा एनर्जी बना के रख लेते हैं ये लोग। और रात में वो वाला जो एनर्जी बनाने वाला काम है वो रात में होता ही नहीं है। तो रात में केवल खाना बनाने का काम होता है, वो काम दिन में भी होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया मुस्तकिल एटीपी बना रहा है, इस तरह प्लांट में फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम है वो 24 घंटे हो रहा है। लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए जो ईंधन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो केवल सनलाइट के टाइम पे होता है। तो चूंकि सनलाइट के टाइम पे वो ईंधन बनाने का काम या एटीपी बनाने का काम होगा या एनर्जी बनाने का काम होगा, तो उस वक्त तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन निकलेगा। रात में ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो रात में इसलिए आपको लगता है कि ऑक्सीजन नहीं निकल रहा, तो डार्क रिएक्शन, जो वो रिएक्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनना है वो रिएक्शन होगा। तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑटोमेटिकली ज्यादा लगेगी। तो इसलिए मना करते हैं कि रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, इसलिए नहीं कि पेड़ पे चुड़ैल होती है। नो सर। तो सर वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? बेटा दिन में भी छोड़ते हैं, लेकिन दिन में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ओके सर। हाँ ये बात है। तुषार तोमर जी बेटा। तुषार आप मेरी वाणी सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, ठीक है। श्रेया चौधरी। यस श्रेया। सर ये इनकरेक्ट नाम है, मैं प्रिंस हुए से गलती से दीदी की आईडी से लॉगिन हो गया। सर मुझे ये पूछना था कि प्लांट सेल में भी एक मिनट किस आईडी से बात कर रहे हो? श्रेया दीदी की आईडी होगी गलती से सर, ये मैं प्रिंस सर। कुछ सर ये पूछना था कि ये प्लांट सेल में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? प्लांट सेल में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पूछना था सर क्या होता है? होता है। देखो एक्चुअली ना एनिमल्स में तो जब हम ज्यादा दौड़ भाग करते हैं तो हमारी मसल्स में जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है, एनाएरोबिक ज्यादा मात्रा में होता है। प्लांट में किसी ऐसे स्टेट में होगा जब कोई क्या कहते हैं ना, जो क्राइसिस कहलाती है, बहुत दिनों से सनलाइट ना निकले, ठीक है, आसपास पानी ना लगाओ, तो फिर ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो सर तब भी एथेनॉल की जगह H2O एक्सक्रीट होगा? नहीं, इथेनॉल ही बनेगा प्लांट में इथेनॉल बनना होता तो लोग पेड़ के टहनियों को नोच के ले जाते और फोटोसिंथेसिस होने नहीं देते, उससे अल्कोहल ही बनाते रहते फिर तो वो। तो मैं समझाता हूँ। दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक एरोबिक जब रेस्पिरेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है ग्लूकोज छूट के, ठीक है। जब एनारोबिक होता है तब एथेनॉल बनता है, समझ आया? हाँ। तब एथेनॉल ही मतलब एक्सक्रीट होगा तब एनारोबिक होगा प्लांट सेल में? हाँ, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कहीं पे भी होता है तो एथेनॉल बनता है, चाहे यीस्ट में हो या ह्यूमंस में लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे अंदर, राइट? यस सर। तो ये अल्कोहल तभी प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। प्लांट्स में फुजैल सर ने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम इनके पास शुगर को मेटाबोलाइज करने के तरीके होते हैं विच आर नॉट एनारोबिक, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स करते हैं। ओके सर। और सर अगर एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती तो एनिमल के स्ट्रक्चर में कुछ वो चेंज आते? तुम सोचो ना, तुम मेरा स्किन देखो, फुजैल सर के गाल देखो, ठीक है, इतने सॉफ्ट है। हाँ ठीक है। मॉडलाइट करके दिखाता हूँ। अगर ये प्लांट सेल से बने होते तो इतने सॉफ्ट, तुमने किसी प्लांट में अपने चमड़े जैसा टेक्सचर देखा है किसी भी प्लांट में? नो सर। क्योंकि ऐसे टेक्सचर पाने के लिए सेल वॉल नहीं हो सकता, अगर सेल वॉल होगा तो एकदम कड़क कड़क सब, ठीक है, समझ आया सर? हाँ यस सर। जैसे H2 है उसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। तो ऐसे से तो हम मतलब क्रिएट कर सकते हैं पानी को अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिला दे। क्या? अच्छा पानी बना सकते हैं बेटा। एक्चुअली पानी बनाने के लिए ना जो कंडीशंस चाहिए वो ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते, जो एनरिच नहीं कर सकते। उसको तो आप डिस्टिल वाटर तो बना सकते हो नॉर्मल पानी से, पर ऐसे वाटर प्रोडक्शन नहीं होता। अगर ऐसे होता तो फिर तो मनुष्य खूब वेस्ट करता। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, क्लास 6 में हम पढ़ते हैं
रिन्यूएबल Yes, और नॉन sir. रिन्यूएबल। वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर वो पानी जो पीने योग्य है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है बेटा। वंस इट गॉट वैनिश्ड तो फिर आपको या तो पूरे प्रोसेसिंग लगानी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके सर। श्रेया का डाउट मैं ले लेता हूँ फिलहाल, कुछ मैं चैट कर रहा था उससे। श्रेया यस सर। इसलिए ये अच्छा सुनो, तुमने मेरे से दूसरा डाउट पूछा था ना इसका वेस्ट यस सर। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, तो तुमने पूछा ये था कि जो हमारे सेल्स हैं, जो जैसे जो सेल्स हैं जो वेस्ट मैटर खा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मन्योर बना रहे हैं या गोबर को डिकम्पोज कर रहे हैं, उनमें से क्या सब कुछ होगा, ठीक है। जब जो सेल गोबर को भी डिकम्पोज कर रहा है ना, उसके लिए गोबर खाना है। नहीं सर, जैसे हम हमारा मतलब जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सर जब मतलब सेल ही तो इन्वॉल्व हो गए जब हम ऐसा ये करते हैं, जैसे कोई भी सेल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहा है। एक्सक्रीशन का कह रहे हो? यस सर। जब सेल तब ओनली उसमें ये पूछ रहे हो सर? उसमें मैं पूछ रहा था कि गोल्गिया पार्ट से इन्वॉल्व हो गया या और भी कोई ऑर्गेनेल हो सकती है? वो मैं आगे समझाऊंगा तुमको, ट्रांसपोर्टेशन में एक्सक्रीशन समझा दूंगा मैं तुमको, आगे जाके समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। कौन बचा? तुषार बोलो। रोहित बोलो। रोहित। सर यस सर। सर एक और डाउट है सर, डाउट ये है कि सर जो अभी कोरोना वायरस का केसेस आ रहे हैं तो उसमें सर वो हमारे लंग्स में जाके कुछ इंजेक्ट करता है, मतलब अपना आरएनए इंजेक्ट कर देता है, सर वो ऐसे कैसे कर पाता है? और सर एक और क्वेश्चन है कि जो हमारे WBC से फाइट करती है वो पूरी तरीके से उसको हमारे बॉडी से कैसे मिटा देती है? लेट मी आंसर सर। हाँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, फुजल सर देंगे। मैं जा रहा हूँ बच्चों, मेरे खाने का टाइम हो गया है। बाय सर। ठीक है फुजल सर, यू फिनिश ऑफ एंड क्लोज। हाँ ठीक है। बेटा एक तो कोरोना पे रोज सवाल आता है। पहले तो बता दूं, कोरोना जो है ना वायरस की कैटेगरी में आता है। एक अब बड़ी अच्छी बात रोहित तुमने पूछी, मतलब तुमने बताई हमें, जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती है कि आपने कहीं पढ़ा है ये बात, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा, कि कोरोना इज आरएनए बेस्ड, है ना। तो वायरस दो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, हमारे पास भी जेनेटिक मटेरियल है, हमारे पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, और डीएनए के हमारे पास धागे बन के, अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे, क्रोमोसोम बना लेते हैं। वायरस बेसिकली क्या है? वायरस दो में से एक ही तरीके के हो सकते हैं, या तो आरएनए बेस्ड हो सकते हैं या डीएनए बेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल क्रिएचर है। रोहित इतना स्मॉल क्रिएचर है, अगर एक चम्मच लिया तुमने, एक चम्मच में चीनी लेते हो? यस सर। कितने चीनी के क्रिस्टल्स आएंगे? 1000 2000, है ना? यस सर। लेकिन अगर एक चम्मच में तुमने वायरस लिया तो ये मान के चलो कि जितने जीव, इंसानों की बात नहीं कर रहा, जितने जीव जब से दुनिया बनी और अब तक आए हैं, और जब तक दुनिया रहेगी जब तक आएंगे, इन सबका टोटल काउंट जोड़ दो तो जितनी संख्या बैठेगी उतनी संख्या उस एक चम्मच वायरस में है। कितने वायरस हैं उसमें? यानी कि वायरस का साइज बेटा कितना छोटा हो गया, सोच रहे हो? बहुत छोटा है। एक चीज तो ये है, तो बहुत सारी बॉडी के हमारे मेम्ब्रेन्स इसको नहीं रोक पाते इसके साइज की वजह से। इसीलिए बैक्टीरिया तो जनरली मुंह से ही एंटर करता है, नाक से ही। वायरस तो मेम्ब्रेन तक से, आंखों तक से फ्यूज कर जाता है। यानी आंखों की मेम्ब्रेन अच्छी खासी हमारी वो है, लेकिन अगर वो आंख तक में आ गया तो भी उसे लाइसोसोम मान नहीं पाएगा वायरस को, वो इतना छोटा है, वो उतनी तुरंत। ठीक है, पहली बात। अगर कोरोना वायरस आपके मुंह के थ्रू पेट में चला गया, ठीक है, तो वो नष्ट हो जाएगा क्योंकि वहां HCl है। बट अगर वो कोरोना वायरस ईसोफेगस यानी कि फूड वाली रीजन की जगह रेस्पिरेटरी पोजीशन में आ गया तो वो लंग्स में चला जाएगा। मुझे क्या पता। ठीक है, तो वो लंग्स में चला जाएगा। तुषार म्यूट करो अपने आप को। तो बेटा रोहित वो लंग्स में चला जाएगा। अब देखो वायरस क्या करता है। वायरस का क्या काम है? वायरस जो है, मैंने तुम लोगों से पढ़ा ही नहीं था, 8th वालों को पढ़ाया था। मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। तुमने इंटरेस्टिंग चीज पूछी है तो लेट मी शो यू वन थिंग। एक सेकंड रुको। ओके, मैंने पूरी वायरस की कहानी बनाई थी।
कुछ दिख रहा है बेटा आपको बोर्ड पे? यस सर। मजे की चीज दिख रही है कुछ? यस सर। किसका फोटो है? सर ये एक्टर का सर नाम नहीं याद। ये राजकुमार है। यस। हाँ, तो ये मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि ये जो वायरस है ये बिल्कुल राजकुमार के जैसा है। ठीक है, ये बॉडी में आता भी अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो वायरस के जैसा है, उसके जैसा है, राजकुमार जैसा, कि ये आएगा अपनी मर्जी से और जाएगा भी अपनी मर्जी से। ठीक है, तो बस एक ये छोटी सी बात समझाने के लिए मैं बताया था। और उसके अलावा आप एक बात समझो कि वायरस जो है बेसिकली वो वायरस का काम है क्या, कि वायरस जो है वो हमारी पूरी बॉडी को, ठीक है, वायरस हमारी पूरी बॉडी में एक ऐसी क्षमता रखता है कि जब वो आएगा तो आने के बाद जिस सेल को भी इन्फेक्ट करेगा ना बेटा, जिस सेल को भी इन्फेक्ट करेगा बच्चा, वो उसको अपना वो बना लेगा, स्लेव, गुलाम बना लेगा। सर कैसे? हाँ कैसे? अपना डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर देगा सेल के डीएनए के अंदर। और केवल वायरस में ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो ह्यूमन का जो सेल है उसके डीएनए को अपने जैसा बना लेगा। इसे हम कहते हैं हिप्नोटाइज करना। वो होता है ना, अब तुम सो रहे हो, अब तुम ये करो, बिल्कुल वायरस की यही कहानी है। सेल के अंदर आएगा, इतना छोटा होता है, ट्रेसेबल है नहीं, सेल के डीएनए पे अपने डीएनए को छोड़ेगा और हल्के हल्के सेल के डीएनए को पूरा अपना गुलाम बना लेगा, स्लेव बना लेगा। यानी कि हमारे सेल को ऐसा कर देगा जैसा वायरस कराना चाहेगा वैसा सेल करेगा। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्शन करेगा और करोड़ों की संख्या में जब हो जाएगा तो वो सेल फट जाएगा। यानी हमारा सेल मर गया, फट गया, यानी जो अभी एक सेल इन्फेक्ट हुआ था अब 1000 सेल इन्फेक्ट होंगे। 1000 सेल उसके डीएनए के उसमें कंट्रोल में चले जाएंगे, फिर 1000 से 1,00,000 होंगे। इस तरीके से वायरस हमारी बॉडी में फैलता है बाय ऑल्टरिंग द सीक्वेंस ऑफ आवर डीएनए। हमारे ही सेल के अस्तित्व को बदल देता है। ओके सर। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज सर वो ठीक कैसे होता है? ठीक कैसे होता है बेटा? एक बात है? बड़े मजे की बात बता दूं कि जो ये समझते हैं कि वायरस को ठीक कर दिया किसी दवा ने, तो सिर्फ वायरस के सिम्टम्स को वो दबा सकते हैं थोड़े दिन के लिए। वायरस आता, हाँ, वायरस हमारी बॉडी में बेसिकली इन्फेक्शन करने नहीं आता, मतलब वो इन्फेक्शन तो होता है, नुकसान पहुंचाता है, वो आता है अपना एक रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा करना है। उसने रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा करा और फिर हमारी बॉडी से चला जाता है खुद ही खुद। उसका एक फेस होता है, जैसे डेंगू वायरस का जो फेस है ना बेटा, वो 7 डेज का है। शुरू के 2 दिन इनहेरिटेड के हैं, तीसरा दिन वायरुलेंस है, और चौथा और 5वां दिन जो है वो है जो सबसे ज्यादा प्लेटलेट गिरते हैं, सबसे ज्यादा। अगर चौथे 5वें दिन जितने प्लेटलेट गिरे कि इंसान कंट्रोल कर गया, तो 6ठे दिन से वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, फिर वापस रिकवर कर जाएगा और 7वें दिन के बाद फिर वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा और अगले 5 दिन में उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। तो सर इसमें WBC का कोई रोल नहीं होता? बहुत बड़ा रोल है बेटा, बहुत बड़ा रोल है भाई। जितने ज्यादा WBC कम हो जाएंगे उतना बॉडी फाइट में वीक हो जाएगी। ये तुम्हें बुखार आता है, ये तुम्हें जो बुखार आता है, फीवर आता है, ये कोई वायरस थोड़ी करा रहा है। सही तो WBC कराता है। WBC ये तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है रोहित, रोहित किस स्कूल से बेटा? सर राजकीय वर्धमान विकास विद्यालय। फ्रॉम वेयर? सर IP एक्सटेंशन दिल्ली में। दिल्ली में, ओके ओके ओके। सर एक लास्ट डाउट है। हाँ बिल्कुल पूछो बेटा। सर लास्ट डाउट ये है कि जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं सर, वो हमारे सेल्स को ऑर्डर कैसे दे देते हैं काम करने के लिए, मूव होने के लिए? बेटा सिग्नलिंग का काम है उनका। तो जैसे कि आके किसी ने बताया, मतलब कोई दरवाजे में खड़ा कुछ चिल्ला चोर चोर चोर, तो क्या करेंगे? जो सो भी रहे होंगे उठ के भाग जाएंगे जल्दी से, है ना? या किसी ने रात में तुम्हारे मोहल्ले में आवाज लगा दी, आग लग गई आग लग गई आग लग गई, तो तुम क्या जाके पहले वेरीफाई करोगे आग लग गई? नहीं, तो वहां पर सिग्नल आया तो रिएक्ट करोगे। तो ये जितने इनका काम है सिग्नल का। क्या के WBC से कहते हैं, और वहां कट लग गया, भागो 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 भागो, सारे WBC जो है भागते हैं वहां पे। कहाँ पे? जहाँ जिस बॉडी पार्ट में चोट लगी है, तो स्वेलिंग जो आती है कि पूरी बॉडी की आर्मी वहां पे आ गई काम करने के लिए। प्लेटलेट को बोला चल भाई चल क्लॉटिंग का, तो क्लॉटिंग होकर ब्लड रोगा, फिर वो हीलिंग में काम लगेगा। तो 100 लोगों की लेबर एक जगह काम पे लग गई। सर एक लास्ट डाउट, सर हमारे बॉडी में हीलिंग कैसे होता है? मतलब वो कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है हीलिंग के लिए? हमारे हर सेल के पास ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म है बेटा, हर सेल के पास ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म है। यानी हमारे लीवर तो एक ऐसा ऑर्गन है, बल्कि रिपेयर मैकेनिज्म अलग होता है, रीजनरेशन अलग होता है। लीवर तो इतना गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है, लीवर ग्लैंड भी है और ऑर्गन भी है। लीवर अगर तुम्हारे पास पूरा है और तुमने काट के इतना सा रह गया 25% भी, तो पूरा दोबारा ग्रो कर जाएगा।
सर लिजर्ड में पूरा रीजनरेशन का सिस्टम होता है कि लिजर्ड? ओनली टेल स्टारफिश में पूरा होता है। तो सर अगर हम जो लिजर्ड के पैर काट देते, क्या उसके पैर वापस नहीं आ पाएंगे? नहीं नॉट सिर्फ सर वही आती है टेल। टेल। थैंक यू सर ये पूछ। और वी द बायोकेमिस्ट, आई एम अ बायोकेमिस्ट, मेरा अभी तक इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है तुम्हारी क्लास में। आई एम अ बायोकेमिस्ट, आई एम अ साइंटिस्ट। तो हम लोग यही सब काम जो है ना आज नई दुनिया में, तुम लोग तो अभी कोरोना वोरोना का इलाज ढूंढ रहे हो, हम लोग 20 साल आगे की साइंस करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो छिपकली की पूंछ में यानी कि टेल में जो सेल हैं वो किसी तरह ह्यूमन बॉडी में इन्फ्यूज होकर काम करना शुरू कर दें, यानी ह्यूमन बॉडी सेल को की ओरिजिनलिटी रिटेन रहे और जो लिजर्ड के टेल में जो रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है वो इंड्यूस हो जाए। उससे क्या होगा कि अगर कभी किसी ने हाथ काट दिया मेरा, यस सर, तो मैं वहां पे वो हाइब्रोडोमा सेल तो मेकअप से लगा दिए मैंने, तो क्या होगा मेरा हाथ दोबारा वापस आ जाएगा रीजनरेटिव। और आगे आने वाले 20 सालों में ऐसा होगा साइंस। सर डीएनए को चेंज किया जा सकता है क्या? डीएनए के? अरे बिल्कुल, ये बताओ हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब गिरा, आज तक बच्चे आज फिर से पैदा हो रहे हैं, तो क्या बॉम्ब अब गिरा है? बॉम्ब गिरे वो 45 में गिरा था, लेकिन क्या है कि उसके रेडिएशन से डीएनए का सीक्वेंस चेंज हुआ, उसके इफेक्ट है आज तक। तो सर इससे क्या साइंटिस्ट कर सकते हैं खुद से? भाई मैं किसी का भी डीएनए चेंज कर दूंगा, बताओ। सर सही में डीएनए चेंज हो जाता है? हाँ बेटा, तुम्हारे अंदर एक इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम बोल ही नहीं पाओगे, तो तुम बोलोगे फजल सर, तुम कहोगे भाव भाव। सर ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल साइंस। तो सर यही पूछना था सर। सर क्या उड़ा जा सकता है डीएनए चेंज करके? नहीं, उड़ा तो नहीं जा सकता, उसके लिए विंग्स चाहिए, उसके लिए बॉडी नीचे के पैर बेकार करने होंगे, ऊपर चेस्ट एरिया में कोई बॉल चाहिए होगी जिसके अंदर हवा होगी, वो तो स्ट्रक्चर ही लगा हो गया, वो डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, वो स्ट्रक्चर पे। द फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स इज ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, नॉट बिकॉज ऑफ देयर डीएनए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, डीएनए से क्या बॉडी स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है? बॉडी की प्रॉपर्टीज चेंज की सकती है, स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से कर सकते हो यार कि मतलब बहुत हाई लेवल पे चले गए तो पैर काट के तुमने वहां पे नया डीएनए इंड्यूस कर दिया, तो वहां पैरों की जगह तुम्हारे जो है पंजे निकल ही आए। ओह सर ऐसा होता है? वो मूवीज के लेवल पे पॉसिबल है, वो अभी ऐसे तो साइंस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों पैर काट दोगे तो वैसे बेकार हो जाएगा। थैंक यू सर, ये पूछना था। साइंस तो मुझसे कुछ भी पूछो, कुछ भी, कहीं से कैसे भी। ओके सर। प्रिंस बालियान। यस प्रिंस। सर मैं पूछ रहा था कि जो स्टारफिश है उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो दोबारा से उग जाते हैं उसके हाथ? बेटा उसके पास गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है रीजनरेशन की। अगर स्टारफिश के 1 लाख टुकड़े कर दोगे तो हर एक टुकड़ा पूरी स्टारफिश बना के खड़ी कर देगा। समझ रहे हो प्रिंस बालियान? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है प्रिंस के पास। प्रिंस बोले तुम, मैंने अनम्यूट कर दिया, तुम अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को। अरे प्रिंस स्टारफिश लेके कहाँ भाग गए? चलो मानसवी अत्री। यस मानसवी। सर प्रिंस इसके बाद तुमसे पूछेंगे, पहले मानसवी से बात ओके सर। यस मानसवी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी स्किन सेल्स हैं उनमें भी अपना अलग न्यूक्लियस है? बेटा सेल का मतलब क्या है? हर एक सेल के पास अपना डीएनए, अपना न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस अलग उसका डीएनए अलग। हर सर एक तो सेल। हमारी अगर हेयर सेल्स हैं तो वो भी हर काम करेंगी, खाना बनाने का और हर चीज। हाँ नहीं, एनर्जी पहुंचेगी उनके पास, एनर्जी पहुंचेगी उनके पास। अगर हेयर सेल्स में न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा तो बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। तभी तो शैम्पू देगा कैरेटिन युक्त, ये युक्त, प्रोटीन दो, न्यूरिचमेंट करो, फीड दो, वो एक अलग कहानी है। बट हाँ सेल है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, नॉरिशमेंट चाहिए। मतलब सर कुछ फंक्शन सारी सेल में सेम होते हैं बट कुछ तो डिफरेंट होते होंगे। डब्ल्यूबीसी में अलग हैं और बेटिया हर सेल को एनर्जी चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन फंक्शन सेम कैसे हो जाएंगे सेल के? हर सेल का अलग फंक्शन होता है। स्किन सेल के फंक्शन अलग है, हेयर सेल के फंक्शन अलग है, ब्रेन सेल्स के अलग है, लीवर सेल के अलग है, हार्ट सेल के अलग है, सबके अलग है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। और हाँ प्रिंस अब बता बेटा क्या कह रहा था? सर मैं पूछ रहा था कि उसमें स्टारफिश में ऐसा होता क्या है, उसके जो प्लेटलेट्स वो हीलिंग फैक्टर होते हैं, वे हीलिंग फैक्टर जो होते हैं स्टारफिश के, वो इतने विकसित कैसे होते हैं? बेटा उसके बना ना, उसके पास रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी लिजर्ड की टेल में है ना, छिपकली की पूंछ में है, वो उसकी पूरी बॉडी में है। मतलब उसके पास कुछ, उसके सेल में कुछ अलग से ऑर्गेनेलीज होती है ऐसी? नहीं, उसकी ये गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी बेटा, रीजेनरेटिव पावर कहलाती है, रीजेनरेटिव पावर।
उसके डीएनए अपने आप सिंथेसाइज होकर बाकी स्ट्रक्चर को बनाते जाते हैं, चाहे टूट जाए चाहे कट जाए कुछ भी हो जाए। ओके सर। बच्चों और किसी को डाउट तो नहीं है?